बात करता हूँ आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। चलिए आ जाइए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अब इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करना है और समझना है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा इसके बारे में। पहले भी मैं आपको सारे चैप्टर समझा चुका हूँ। अगर आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट करिए और वहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो फर्स्ट बुक में है काफ़ी हद तक रिलेशन नहीं बनता, लेकिन सेकंड बुक में जितने भी चैप्टर हैं उनका रिलेशन कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति से बनता चला जाता है। आप जाइएगा और चेक करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नियोजित विकास की राजनीति क्या होती है। नियोजित विकास की राजनीति, नियोजन मतलब आप क्या समझते हैं? नियोजित से मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, नियोजन का आशय है कि आपके पास जब संसाधन हो और उन्हीं संसाधनों को लेकर आप ऐसी योजना बनाएं ताकि उससे आपको लाभ हो, और लाभ ऐसा हो जिससे आपके यहाँ पर रोजगार डेवलप हो, अवसर मिले लोगों को, जो गरीब हैं उनमें आर्थिक स्थिरता आए, और कहते हैं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब गरीबता जो है समाज में वो दूर होने लगे, तो इसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। कहते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बड़ी समस्या थी। इस चीज़ को लेकर भारत के पास बड़ी समस्या थी, तो भारत के पास बड़ी समस्या थी लेकर चीज़ों को, और वो चीज़ें क्या थी? तो भारत के पास समस्या थी लेकर गरीबी को, भारत के पास समस्या थी जनसंख्या, आज भी है, भारत के पास समस्या थी आर्थिक। तो इन सभी कुछ चीज़ों को दूर करने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए। तो आज़ादी के लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। मतलब कि सभी लोगों को मानना यही था कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। फिर लोगों में कहा कि अगर भारत डेवलप होता है ना, तो भारत के डेवलपमेंट का मतलब क्या है पता है? भारत का डेवलपमेंट का है कि आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय का केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट खाली 3-4 लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जो समाज में आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना, तो आप ये सोचते हैं इसका कारण व्यवसायी हैं, उद्योगपति या किसान हैं, इनके भरोसे छोड़ दो, ये खुद अपने आप को प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, अपना प्रोडक्शन बढ़ा के खुद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी पड़ेगी। और जब सरकार को इम्पोर्टेंट भूमिका निभानी पड़ी तो सरकार ने आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। अगर आप अपने आप को कंपैरिजन पश्चिमी देशों के साथ करते हो तो वही आपका विकास का पैमाना है। आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। आधुनिकता का मतलब ही था कि आप जीन्स पैंट पहनने लगे तो आप आधुनिक हो गए, चाहे आपके पास सुविधाएं हो या ना हो, आप आधुनिक बना दिए जाते थे। तब क्या था? उस समय विकास के 2 मॉडल थे। पहला था उदारवादी मॉडल और दूसरा था पूंजीपति मॉडल। अब देखिए, उदारवादी मॉडल, पूंजीपति मॉडल पहला, और समाजवादी मॉडल। देखिए, अब एक आपने साम्यवादी मॉडल सुना था जो 1991 में कहाँ चला करता था? जो 1991 में आपका चला करता था कहाँ पर? जो 1991 में चला करता था आपका 1991 से पहले आपका सोवियत संघ में चला करता था। पूंजीवादी मॉडल जो था वो अमेरिका द्वारा। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, अर्थात जिसमें क्या था? समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है। अर्थात संसाधनों का हम सही रूप से बंटवारा भी करते हैं और दूसरा हम पूंजी पर भी जोर देते हैं। इसीलिए भारत ने क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों गुणों का क्या है? समावेश था और अपनाया। आजादी के आंदोलन के दौरान
नेताओं ने सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वित्ति के काम का मुख्य जिम्मा आजाद भारत की सरकार होगा। अर्थात आजादी के बाद आर्थिक मतलब इसकी जितनी भी जिम्मेदारी कही जाए तो डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी। तो सरकार ने क्या किया भैया, सरकार ने डेवलपमेंट करने के लिए कृषि तथा उद्योग किसे प्राथमिकता मिले इस पर मतभेद था। सरकार ने कहा कि देखिए डेवलपमेंट तो हम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट करें। क्या हम वो डेवलपमेंट उद्योगों से स्टार्ट करें या कृषि से स्टार्ट करें, इसमें थोड़ा मतभेद था। फिर 1994 में क्या बना, एक उद्योगपतियों का समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया। 1990 इसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। तो आपसे एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान क्या था। तो बॉम्बे प्लान था 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। फॉलो नहीं हुआ, तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी, क्यों बनाया गया था बॉम्बे प्लान? तो बॉम्बे प्लान की मंशा ये थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। जो बड़े बड़े औद्योगिक है ना तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कदम सरकार उठाए। ठीक है। योजना आयोग अब क्या था, जब ये सारी चीजें होने लगी तो सन 1950 में कहा कि सरकार की जिम्मेदारी भी है डेवलपमेंट करने की। तो सन 1950 में सरकार ने एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम था योजना आयोग, जिसका नाम बदल दिया गया, उसके बारे में भी चेक करेंगे। 1950 में भारत ने एक प्रस्ताव के द्वारा की गई अब योजना आयोग। इसमें क्या था, इस आयोग की जिम्मेदारी क्या थी, ये एक योजना चलाती थी जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। हर 5 साल के लिए एक योजना बनाना और उस 5 साल में उस योजना उस लक्ष्य को प्राप्त करना। अगर किसी भी तरह से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असक्षम है तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनिए। प्रधानमंत्री जो हैं वो योजना आयोग के क्या बने, अध्यक्ष बने। लेकिन जैसे ही कार्यकाल नरेंद्र मोदी का आया तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उस योजना आयोग को पूरा ही बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग के स्थान पर एक नया मंत्रालय या नया आयोग की स्थापना की जिसे नीति आयोग कहा गया। इसका पूरा नाम है NITI। NITI का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष भी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक है, आप लोग को ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए आ जाइए डिस्कस करते हैं तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोवियत संघ की तरह भारत ने योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना का रास्ता चुना। सोवियत संघ ने भी पंचवर्षीय योजना का आयोजन हर 5 साल के लिए, भारत ने भी वही चुना। अब पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य था अगले 5 साल के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना क्या होगी। भैया मेरे पास 20 रुपए है, अब उस 20 रुपए को मैं अगले 5 साल के लिए कैसे खर्च करूंगा, इसके लिए मैं खुद योजना तैयार करता था। उसे योजना आयोग, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहा गया। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य समझ गए आप लोग। तो पंचवर्षीय योजना ने टोटल 14 योजनाएं बनाई थी। ठीक है, तो 14 के 14 हम डिस्कस करेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो स्टार्ट हुई 1951 में, जब योजना आयोग बना 50 में। उसके बाद उसने पहली पंचवर्षीय योजना चलाई 51 से 56। ज़्यादा इसमें जो मैंने बताया था ना बीच में, लोगों के मन में मतभेद था कि हम कृषि को चुने या फिर हम उद्योगों को चुने। तो उसके लिए 1951 में से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, और पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था वो कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांधों और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। बांध बनाए गए बड़े बड़े सिंचाई के लिए और निवेश किया गया क्षेत्रों में। और जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसी में से एक थी। भाखड़ा नागल परियोजना इसी में से एक थी। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए